हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि आप लोगों का जो सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम होगा उसका मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। ठीक है, और हम लोग इस वीडियो में जो देखेंगे दोस्तों वो होगा कक्षा 10वां का विज्ञान। ठीक है, और सेट 1 का सॉल्यूशन होगा इसमें। ठीक है, और चलिए दोस्तों हम लोग इसमें देखेंगे सभी प्रश्न। ठीक है, सभी प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कहाँ तक संभव हो पाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका निर्देश दिया हुआ उसको समझिए। ठीक है, पर देखिए यहाँ पे फर्स्ट निर्देश दिया हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, मतलब कि आप जो जवाब देंगे वो अपने भाषा में अपने शब्द में लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और कुल प्रश्न 19 रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का कुल प्रश्न 19 रहने वाला है। 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक मतलब कि 2 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे अति लघु उत्तरीय, जिसको आपको एक सेंटेंस में ही जवाब देना है, एक वाक्य में ही जवाब देना है। ठीक है, और चलिए 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। 5 प्रश्न का उत्तर देना है, वो भी 50 अधिकतम 50 शब्दों में। ठीक है, और ये 3 अंक का रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और आपका लास्ट यहाँ पे 5 और 19 मतलब सॉरी माफ़ कीजिएगा 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्न का जवाब देना है आप लोगों को, 3 प्रश्न का सॉल्यूशन देना है, और वो भी आपको 100 वर्ड 100 वर्ड में। ठीक है, ये था आप लोगों के लिए जानने योग्य बातें। अब चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे आता है आपका जो क्वेश्चन आया सेक्शन वाइज। ठीक है, तो हम लोग सेक्शन ए को अभी देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सेक्शन बी को देखेंगे। सेक्शन ए जो है आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 5 प्रश्न का जवाब देना है, 2 अंक वाला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक लिखे। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितने विद्युत आवेश होते हैं? तो इसका एसआई मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर। ठीक है, क्या होता है? एम्पियर, एम्पियर होता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक एम्पियर हो गया। और यहाँ पे फिर यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है दोस्तों 1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, ये होता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए अपना कॉपी में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। कहता है कि वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि को मापने में की जाती है? तो आप सबको पता है कि विभवांतर को, किसको? विभवांतर को मापने में किया जाता है। ठीक है, विभवांतर को मापने में किया जाता है। और इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ये पाशर क्रम या श्रेणी क्रम, आपके मतलब माफ कीजिएगा समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम। ठीक है, या पाशर क्रम, दोनों में से आप जो नोट करना चाहेंगे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए इसको। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है, तो आप सबको पता ही होगा कि इसका क्या होगा आंसर। इसका आंसर चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं, पारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एल्काइन, एल्काइन देखिएगा लास्ट में, लास्ट शब्द को पकड़िएगा, काइन है यहाँ पे, इन है। ठीक है, एल्काइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस, चलिए अच्छा ऊपर लिख देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, CnH2n -2 होगा। ठीक है, एल्काइन का। और एल्केन का क्या होता है? तो एल्केन में प्लस हो जाएगा। ठीक है, और एल्किन में सिर्फ यही होगा। ठीक है, CnH2n। ठीक है, यहाँ पे एल्केन में प्लस हो जाएगा CnH2n +2, एल्किन में CnH2n और एल्काइन में CnH2n -2 होता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो पौधा चुना था वो पौधा था मटर। ठीक है दोस्तों, क्या था? मटर था। वेरी गुड, चलिए नोट कर लीजिएगा मटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक जैव नवीकरणीय पदार्थ का उदाहरण दीजिए। तो जैव नवीकरणीय पदार्थ का उदाहरण देना है आप लोगों को, तो इसका क्या हो जाएगा? तो जैव नवीकरणीय इसका हो जाएगा लकड़ी, कागज। ठीक है, ये जैव नवीकरणीय उदाहरण हो जाएगा, लकड़ी, कागज। और अजैव में आपका हो जाएगा प्लास्टिक, शीशा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 देखिए, उत्पाद अपने ऊर्जा के
लिए किस पर निर्भर रहता है? तो उत्पाद अपने ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर रहता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश पर, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको मदद मिला हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए अब देखिए आगे प्रश्न। आगे देखने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, आप इस वीडियो को दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आप थोड़ा सा मदद कीजिए, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत कर दीजिए। चलिए दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए सबसे पहले, ठीक है। 8 देखिए क्या कहता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगा कि 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश के प्रभाव से होता है, उसको हम लोग 1 एम्पियर कहेंगे, ठीक है। इसका जो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, मतलब 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकेंड, यही यहाँ पे बात कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है यहाँ पे हम लोगों को ज्ञात करना है, धारा ज्ञात करना, ठीक है। तो आप प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आवेश दिया हुआ है, साफ लिखा हुआ है आवेश दिया हुआ है। आवेश जिसको हम लोग क्यू से डिनोट कर रहे हैं, कितना दिया हुआ है, ये 500 कूलम दिया हुआ है, ठीक है, ये आवेश दिया हुआ है। उसके बाद समय भी दिया हुआ है, देखिए समय दिया हुआ है, टी बराबर दिया हुआ कितना, 10 मिनट। तो देखिए अभी आप यहाँ पे पर सेकंड देखे थे, यहाँ पे मिनट में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में, ठीक है। तो क्या करेंगे, 10 को हम लोग 60 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 600 सेकेंड। कट हो गया, समय निकल गया। अब दोस्तों हम लोगों को जो निकालना है वो है धारा। तो धारा आई बराबर क्या होगा, तो धारा आई हम लोगों को मतलब कि ज्ञात करना क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे धारा का फॉर्मूला दिया हुआ, ठीक है। धारा बराबर हम लोग जानते हैं कि आवेश बटे समय होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे धारा आई बराबर आवेश क्या है, क्यू है, बटे समय दिया हुआ है। ये फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग मान बैठा दीजिए। आवेश दिया हुआ है 500 कूलम और यहाँ पे समय दिया हुआ है 600 सेकेंड, ठीक है। अब जब इसको हम लोग यहाँ पे हल करेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, और जब इसको हम लोग यहाँ पे भाग देंगे तो भाग देने के बाद आप आएगा आपका 0.833 आते रहेगा, ठीक है, 3 आते रहेगा। इसमें हम लोग एम्पियर जोड़ देंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो तार की मोटाई के क्षेत्रफल से विद्युत प्रवाह का सीधा संबंध होता है। यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। यह प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आगे चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर बी है 9 का कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों के ऊपर निर्भर करता है। पहला है तार की लंबाई के ऊपर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के ऊपर और चालक की प्रकृति के ऊपर, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसको आप नोट कर लिए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में देखिए कि यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्या है कि क्योंकि किसी मिश्र धातु की प्रतिरोधकता शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक होती है तथा तापमान के परिवर्तन के साथ मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता कम बदलती है, ठीक है। जो तापमान में परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा घट रहा है, तो इसमें जो होता है कि प्रतिरोधकता कम बढ़ती घटती कम है, ठीक है। अतः उच्च ताप पर इसका शीघ्र ही ऑक्सीकरण नहीं होता है, और जब हाईएस्ट ताप हो जाए, ज़्यादा मतलब कि हीट मिलेगा, तो वो ऐसा नहीं कि उस जो तार या प्रतिरोधक धातु है वो प्रतिरोधकता खराब नहीं होगा, गलेगा नहीं, ऑक्सीकृत नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे आप समझ सकते हैं कि वे उच्च ताप को सह सकते हैं, उच्च ताप को क्या सह सकते हैं। इसी कारण से इन सभी में मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो इस्त्री होते हैं और या हीटर की डोरी जो होती है वो मिश्र धातु की बनी होती है, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन आ गया होगा कि हम पर्यावरण हितैषी, मतलब कि पर्यावरण हितैषी नोट्स लिखना है, कि 3 पर्यावरण हितैषी का नोट्स आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए, आप फ्रेंडली एनवायरमेंट फ्रेंडली आप तभी बन सकते हैं जब वृक्ष को लगाकर, ठीक है, धुआं रहित वाहनों का प्रयोग करें, ठीक है। जब भी कमरे से बाहर जाएं तो बल्ब एवं पंखा बंद कर दें। इन सभी को अपनाकर पर्यावरण हितैषी बन सकते हैं। तो आप पर्यावरण हितैषी बन सकते हो, ठीक है। तो ये सब आप जरूर फॉलो करें, ठीक है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। 12वां का सॉल्यूशन देखिए कि समझात अंग, ठीक है। समझात अंग किसे कहते हैं और इनके उदाहरण देना है आप लोगों को, उदाहरण के साथ समझाना, ठीक है। तो 12वां नंबर क्वेश्चन, तो देखिए समझात अंग, विभिन्न जीवों में वे अंग जो आकृति तथा उत्पत्ति में समानता रखते हैं, आकृति, ध्यान दीजिएगा, आकृति और उत्पत्ति में समानता रखते हैं, समझात अंग कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, मेढक का अग्रपाद, मेढक का आगे वाला पांव और घोड़े का अग्रपाद, ठीक है, और घोड़े का आगे वाला पांव तथा मानव के हाथ आदि उत्पत्ति में समान है, ठीक है। उत्पत्ति में क्या है, समान है, परंतु कार्य में परस्पर भिन्नता रखते हैं और उनका जो कार्य होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। आपको पता ही है कि आदमी का हाथ और घोड़े का आगे वाला पांव और मेढक का आगे वाला पांव सबका कार्य अलग अलग है, ठीक है ना, आप जानते ही है। ये समझात अंग हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13। देखिए 13 कि अपमार्जक को प्रकृति सफाई एजेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो देखिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपमार्जक क्या है, अपमार्जक का कार्य जैव नवीकरणीय पदार्थों को तोड़कर सरल पदार्थ बनाते हैं, उसको तोड़कर क्या करते हैं, सरल पदार्थ बनाते हैं। इस प्रकार अपमार्जक वातावरण में संतुलन बनाने का कार्य करते हैं, इसीलिए अपमार्जक को प्रकृति का एजेंट कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि दोस्तों आप समझ गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि कार्बन यौगिक का वह श्रेणी जिसके सभी सदस्य में एक ही अभिक्रियाशील समूह रहता है और जिसके ध्यान दीजिएगा, किसी भी दो क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच हमेशा CH2 का अंतर रहता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो समजातीय श्रेणी, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन भी हम लोग देख लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब जो है जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, क्योंकि ओवर हो जा रहा है, ठीक है। ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप पढ़िएगा नहीं, मन नहीं लगेगा। थोड़ा थोड़ा इसको नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। जो ये आपका मॉडल पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए आपको क्या करना है कि दोस्तों, आपको सभी को नोट्स कर लेना है, नोट बना लेना है और इसको याद करते चलना है, ठीक है। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए ज़रा सा भी मेहनत कर दिए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दिए और उसको भी कहिए कि वो इसका नोट्स बना ले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। जय हिंद।